सर, सबसे पहला मेरा सवाल यही है कि आपने एमबीबीएस मुंबई से किया है और मुंबई से एमबीबीएस करने के बाद फिर से आप रतलाम में आकर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। हमने देखा है कि अमूमन डॉक्टर जब मुंबई में पढ़ाई करते हैं तो वहाँ से एक बड़े शहर की तरफ जाते हैं, एक बड़े रुतबे को सलाम करते हैं, एक बड़ा कैरियर चूज़ करते हैं, लेकिन आपने वापस रतलाम लौटे और रतलाम में आपने शुरुआत करी सर्जरी की। सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा, इस मंच को नमन करना चाहूँगा जिसमें इस प्रदेश की और इस देश इस शहर की उन्नति के लिए चर्चा होनी है जी। तो कोई भी सभ्य सोसाइटी या कल्चर सिविलाइज्ड सोसाइटी होती है या कोई भी शहर होता है तो उसकी स्ट्रॉन्ग बैकबोन उसकी मेडिकल फैसिलिटी होती है जी। कोई भी सोसाइटी या कोई भी स्टेट हो या कोई भी सिटी हो, अगर उनकी मेडिकल सुविधाएं पूर्ण ना हो तो उसको पूर्ण रूप से सफलता नहीं मिल पाती है। तो ग्रेजुएशन के लिए बाहर पढ़ना तो एक ऑप्शन इसलिए था कि रतलाम में उस समय मेडिकल कॉलेज नहीं था जी। एंड अनफॉर्चुनेटली मैं मध्य प्रदेश पीएमटी को प्रॉपरली क्रैक नहीं कर पाया, तो मुझे महाराष्ट्र में स्टेट ऑल इंडिया के थ्रू एडमिशन मिला था और वहाँ पर पहुँचने के बाद काफ़ी अच्छा कुछ सीखने को मिला, क्योंकि एक बड़ी शहर में एक नए माहौल में और एक अलग तरह की कल्चर के बीच में आप कुछ बहुत अच्छा सीख पाते हैं। ये ब्रांच बेसिकली एक बहुत डेडिकेशन ब्रांच है। मतलब मैं जैसे यहाँ पर अभ्यास के उन्होंने बताया कि आप उन लोगों को स्टूडेंट्स को प्रोत्साहित करते हैं और उनको अच्छा एजुकेशन दे रहे हैं, बट मुझे उनकी एक चीज़ों पे और पॉइंट करना चाहूँगा कि उनकी काउंसलिंग होना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ मेडिकल फील्ड एक प्रोफेशन नहीं है, एक बहुत ही डेडिकेशन चाहिए होता है उसके लिए। आपको बहुत त्याग, बहुत सारी चीज़ों को लाइफ में एक दरकिनार करके इस फील्ड के लिए आपको अपना समय देना पड़ता है। उसके लिए आपको कभी कभार कॉस्ट, अपनी फैमिली का टाइम होता है, आपकी सोशल लाइफ होती है, ये सब भी डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो रतलाम इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगता था क्योंकि मैं बॉर्न एंड ब्रॉट अप रतलाम रहा हूँ और एक अलग सा थ्रिल था इस प्रोफेशन में। उस थ्रिल के लिए मैंने अपने माता पिता से प्रेरणा ली, जो खुद एक चिकित्सक हैं, जो सम्मान और डेडिकेशन से वो लोगों की सेवा करते थे, वो मुझे बहुत ही अच्छा लगता था। और जिस तरह से लोगों का प्यार उनको मिलता था तो वो एक बहुत बड़ा प्रेरणा का स्रोत था। और डेफिनेटली रतलाम के सेव का कर्ज तो मुझे चुकाना ही था, तो रतलाम आना मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट था। यहाँ पर बहुत ही कैरियर अपॉर्चुनिटी मैंने फाइंड की थी जब मैं शुरुआत में आया था, तो मुझे लगा कि रतलाम इज़ द बेस्ट प्लेस टू स्टार्ट माई जर्नी। डॉक्टर साहब, अगर बात करें रतलाम से लेके यूएसए तक के सफ़र की, आप यूएसए भी गए, यूएसए से वापस भी लौटे, तो यूएसए से वापस लौटने का कारण क्या रहा? अगर बात करें अपन रतलाम से निकल कर जाने की और फिर वापस रतलाम लौटने की। बहुत डिफ़िकल्ट था उस टाइम पे, मेरे लिए डिसीजन लेना बहुत ही डिफ़िकल्ट हो गया था। यूएसएमएलई क्रैक करने के बाद जब मैं स्टेप 3 देने के लिए क्लिनिकल एग्ज़ाम यूएस में होती है, स्टेप 1 टू स्टेप 2 में इंडिया में दे चुका था, तो बहुत प्रेशर था। मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा था कि या तो मैं यहाँ पर इंडिया में पीजी क्रैक करूँ या फिर एमएलई क्रैक करूँ। फिर कुछ काउंसलिंग और कुछ मेरे जो टीचर थे उन्होंने मुझे बहुत गाइड किया कि आप अपने देश के लिए और सिटी के लिए कुछ करना ज़्यादा बेहतर रहेगा रादर देन गोइंग टू दैट प्लेस। वहाँ अपॉर्चुनिटीज़ थी बट मुझे उनका कल्चर इतना अच्छा नहीं लगा था। मतलब वहाँ पर मेडिकल प्रोफेशन आप जानती हैं कि वहाँ सब इंश्योरेंस बेस होता है, तो डॉक्टर्स बहुत प्रोफेशनली होते हैं वहाँ पर, उनमें कुछ भी तरह का ह्यूमैनिटी फैक्टर बहुत ही कम देखने को मिलता है। इवन मेरे जो एग्जामिनर टीचर थे तो वो इंडियन स्टूडेंट्स को कंसिडरेशन भी बहुत ज़्यादा करते नहीं थे, तो मुझे ऐसे नहीं लगता था कि उस माहौल में जाके मैं कुछ अच्छा कर पाऊँगा। तो देन मैं वहाँ से स्टेप 2 के बाद जो क्लिनिकल एग्ज़ाम होती है वो वहाँ पर एग्ज़ाम आधे ही छोड़कर आई डिसाइडेड टू कम बैक टू इंडिया। फिर मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए तैयारी करी और फिर एमपी में इंडिया में ही मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। सर, आपके माता पिता भी डॉक्टर हैं, बहन भी डॉक्टर हैं, पत्नी भी डॉक्टर हैं और आप भी डॉक्टर हैं। माता पिता जब डॉक्टर थे तो क्या शुरू से ही मन में ये था कि अब डॉक्टर ही बनना है या किसी और फील्ड में जाने का आपने विचार किया और डॉक्टर बन गए? जब मैं छोटा था तो हॉस्पिटल में सब पेशेंट्स को बोलता था कि इसको होटल बना दूंगा।
तो तब मैंने कुछ डिसाइड नहीं किया था, बट मेरी टीनेज में मैंने एक को थ्रिल महसूस करता था जब मेरी मदर को देखता था इमरजेंसी केसेस को देख के जी। उनको डील करना, और उसके बाद जो अप्रिशिएशन उनको मिलता था, तो वो मेरे लिए एक बहुत ही एड्रेनलिन रश रहता था हमेशा। और मेरे फादर को भी जब गवर्नमेंट जॉब में उनके साथ बड़े बड़े फंक्शंस में जाना और वहाँ जो उनका सम्मान रहता था, और नेचुरली वो एक जेनेटिक फीलिंग्स आई जाती हैं आप में कि फैमिली, अगर आप में डॉक्टर फैमिली में रहते हैं तो आप में वो एक ट्रेंड सा महसूस करते हैं कि नहीं, हमें चिकित्सा में ही जाना है। एंड डेट साइड पहले भी बता चुका हूँ कि ये एक डेडिकेटेड ब्रांच है, तो डिवोशन मैंने मेरे पेरेंट्स से सीखा। और फॉर्चुनेटली मेरी सिस्टर बचपन से ही बोलती थी कि नहीं भैया हम दोनों डॉक्टर ही बनना है, तो वो मुझे बहुत ज़्यादा फोर्स करती थी कि नो वी शुड गो फॉर मेडिकल लाइन, और फॉर्चुनेटली हम दोनों मेडिकल लाइन में ही गए। नवजात शिशुओं की सर्जरी की अगर बात करें हम, तो रतलाम जैसे छोटे शहर में आप बच्चों की सर्जरी भी करते हैं, तो क्या ऐसी कोई परेशानियों का सामना करना पड़ता है रतलाम के अंदर की कुछ इक्विपमेंट्स की कमी की अगर बात की जाए, या फिर दवाइयों की कमी की बात की जाए, ऐसी कोई आपने कमी देखी है अब तक रतलाम में? इट वॉज़ वेरी डिफ़िकल्ट। 2009 में जब मैं रतलाम में सेटअप शुरू किया था, मैं फर्स्ट था जिसने लेवल 3 न्यूनेटल यूनिट स्टार्ट किया था। उसके बाद यूनिसेफ और स्टेट गवर्नमेंट के प्रयासों से सिक के न्यूनेटल यूनिट शुरू हुए थे रतलाम में 2010 से। बट वो एक प्राइमरी लेवल केयर थी, लेवल 1 एंड लेवल 2। लेवल 3 केयर के लिए आपको बहुत सुपर स्पेशलिटी ब्रांच की ज़रूरत होती है, बेसिकली वो सुपर स्पेशलिटी ब्रांच है। सुपर स्पेशलिटी ब्रांड के लिए अफोर्डेबिलिटी, बहुत हाईली स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट, बहुत हाईली स्पेशलाइज्ड स्टाफ, आपको ब्लड बैंक, अच्छी एम्बुलेंस, सबसे इंपॉर्टेंट बायोमेडिकल इंजीनियर्स जो है यहाँ उपलब्ध नहीं होते हैं क्योंकि आपके इक्विपमेंट फेलियर होते हैं, तो इट बहुत ट्रबलसम हो जाता था। तो शुरुआती में 2009, 10, 11 तक तो बहुत डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ी थी, क्योंकि यहाँ सर्जन्स बहुत ज़्यादा रिस्क लेने को रेडी नहीं होते थे, क्योंकि बैकबोन वो बैकअप बहुत स्ट्रांग नहीं था। अभी हमारे पास पीडियाट्रिक एनेस्थेटिक नहीं थे। बट 2002 के बाद लाइफ बहुत स्मूथ होने लगी। वी हैव अ गुड ब्लड बैंक, यहाँ पर हमें पीडियाट्रिक सर्जन्स मिलने लगे, अच्छे एनेस्थेटिक्स अवेलेबल हो गए, तो स्टार्टेड डूइंग दिस थिंग। पहले छोटी छोटी हर्निया, हाइड्रोसिल, जो बहुत कॉमन सी सर्जरीज होती है, उसके लिए भी पेशेंट्स इंदौर और बड़ी सिटीज़ में जाके कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में बहुत ज़्यादा पेमेंट करके वो, और उसकी प्रॉब्लम ये थी कि पुअर पेशेंट वो सब ट्रीटमेंट अफोर्ड ही नहीं कर पाते थे। बट देन 2012 के बाद हमने ये सब स्टार्ट किया रतलाम में। वी हैव डन वेरी डिफिकल्ट सर्जरीज, जैसे डायफ्रामेटिक हर्निया जिसकी मोर्टेलिटी रेट मोर देन 70% होती है, बट वी हैव ऑपरेटेड अराउंड 10 केसेस इन रतलाम, और ऑलमोस्ट 90% सर्वाइवल रेट के साथ हुए हैं। इंटरनल हर्नियाज हैं, और बाकी काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड जो नवजात शिशुओं में त्रुटियाँ होती हैं उसके लिए बहुत अच्छे से हम अभी सर्जरी कर पा रहे हैं। तो थैंक्स टू ऑल द गवर्नमेंट एंड उनका जो सपोर्ट रहा है, या रतलाम की ब्लड बैंक का सपोर्ट रहा है, रतलाम में हाईली स्पेशलाइज्ड लैब का सपोर्ट रहा है, मेडिकल कॉलेज की वजह से वी हैव अ गुड पीडियाट्रिक सर्जन, एनेस्थेटिक की एबिलिटी बढ़ गई है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर भी बदला है और डेफिनेटली प्रोग्रेस भी बदली है इस फील्ड में। डॉक्टर साहब, अगर बात करें बच्चों को लेकर, माता पिता को क्या वो चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए नवजात शिशु को लेकर, जिससे वो बीमारी की तरफ ना बढ़े, बीमारियां उस बच्चे को ना लगें? बहुत अच्छा सवाल है। जैसे थिंग इज कि मैंने स्वामी विवेकानंद का एक लेख पढ़ा था कि अ चाइल्ड गिव बर्थ टू अ मदरहुड। जी, तो एक शिशु ही माता को जन्म देता है, बिल्कुल। और एक स्वस्थ न्यूबॉर्न होना एक बहुत चैलेंजिंग जॉब था इन पास्ट, क्योंकि बहुत ज़्यादा एजुकेशन फैक्टर नहीं थे, बहुत ज़्यादा हॉस्पिटल नहीं थे। आज हम देख सकते हैं कि छोटी छोटी विलेज प्लेसेस पे जहाँ पर पॉपुलेशन 200-400 है, वहाँ पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता होती हैं, आशा कार्यकर्ता होती हैं, तो वहाँ से ही मदरहुड की एजुकेशन लेवल शुरू होती है। सप्लीमेंटेशन ऑफ मेडिकेशन शुरू होता है, वहाँ पर उनको एजुकेट किया जाता है, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशंस होते हैं, उनको सही एनवायरनमेंट प्रदान किया जाता है कि आप प्रेगनेंसी को किस तरह सही तरीके से कंटिन्यू करेंगे। मदर्स को सही नॉलेज होती है, सही सोनोग्राफियाँ उनको होती हैं, वही कार्यकर्ताओं ने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स पे ले जाके उनका रजिस्ट्रेशन कराती हैं। तो हेल्थ केयर में काफ़ी ट्रेमेंडस चेंज आ गया है, और सबसे इम्पोर्टेंट चेंज है कि न्यूनेटल मोर्टेलिटी रेट जो अब गिर रहा है, दैट इज़ ऑल बिकॉज की स्वास्थ्य सुविधाएं बहुत इंटीरियर तक गई हैं, जहाँ तक हमने कभी इमेजिनेशन नहीं किया था। जब मैं रतलाम में 2009 में आया था, बहुत डिफ़िकल्ट था कि मैं इंटीरियर में रीच करके लोगों को एक्सप्लेन कर सकूँ। तो
दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि अभी बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आया है। दूसरी चीज़ें आजकल पेरेंटिंग लेवल थोड़ा सा गड़बड़ा गया है लॉकडाउन के बाद। जी। पेरेंट्स थोड़ा सा डिसकंसर्न्स हो गए हैं फ्यूचर्स को लेकर बच्चों के, क्योंकि एडिक्शन लेवल बहुत सारी चीज़ों के बढ़ गए हैं। मोबाइल ही सबसे एक डिफ़िकल्ट एडिक्शन हो गया है पेरेंट्स के लिए भी और बच्चों के लिए भी, और उसके दुष्परिणाम बहुत ही सीवियर होते हैं, क्योंकि मेंटल डिस्टॉर्शन सबसे इम्पोर्टेंट इशू रहता है बच्चों के साथ, जो कि बच्चों की कॉग्निटिव फंक्शंस को और हायर फंक्शंस को डिफेक्ट करता है। सर मैं आपको यहाँ रोकना चाहूँगा। मैं अपने मोबाइल की एक बात की, और आज हम देख रहे हैं कि अभी जो जनरेशन है वो मोबाइल में लगी रहती है। अगर माता पिता की बात की जाए तो माता पिता मोबाइल में लगे हैं। बच्चा अगर परेशान कर रहा है तो उसको मोबाइल थमा दिया जाता है कि वो मोबाइल पर ही वो सब चीज़ें देखता रहता है। गेम खेलना है तो मोबाइल पर खेलना है। कितना खतरनाक साबित हो सकता है ये मोबाइल का गेम? सर आप दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब मैंने आपको जैसे बताया कि ये इश्यूज जो कंसर्न शुरू हैं ये 2020 के लॉकडाउन के बाद की पीरियड है। अभी जो डाटा शो कर रहे हैं कि जो पेरेंटिंग लेवल का जो स्टेटस था इट इज़ कम डाउन टू ऑलमोस्ट 30%। सिर्फ 30% पेरेंट्स व कंसर्न की एक चाइल्ड की प्रॉपर अपब्रिंगिंग होना चाहिए, उसके लिए कोई प्रयास किया जाए। तो डेफिनेटली वो एक टाइम ऐसा था जब आपको समय मिला था परिवार के साथ स्पेंड करने का, पर आपने समय मोबाइल एडिक्शंस में स्पेंड किया। बेसिकली मोबाइल एडिक्शन से आप देखेंगे कि 70% मायोपिया के केसेस जो शॉर्ट सर्किटनेस है, जो 2020 से पहले के डाटा थे और अभी के ऑलमोस्ट जो प्राइम एज ग्रुप हो गई है, जो नंबर के चश्मे आते हैं बच्चों को, दैट इज़ 13 मंथ। तो इतना डिफ़िकल्ट था। पहले जो मायोपिया की एज ग्रुप थी वो 5 ईयर्स से अबो चाइल्ड की होती थी, बट अब 13 मंथ के बच्चों को भी शॉर्ट सर्किटनेस होने लगी। सर क्या इससे ब्रेन ग्रोथ में भी कहीं ना कहीं रुकावट होती है? क्योंकि Definitely, मोबाइल चलाने से बहुत ज़्यादा ब्रेन डिस्टॉर्शन होता है। जी। काफ़ी सारी बच्चों में जो अग्रेसिवनेस आ रही है, आप देखेंगे बच्चे चिड़चिड़े रहते हैं, अग्रेसिव रहते हैं, पिकी ईटर्स बन जाते हैं। मेरे पास पेरेंट्स कंप्लेंट करते हैं हमारा बच्चा खाता नहीं है, मोबाइल के बिना कुछ काम करता नहीं है। बेसिकली आपने ही उनको एडिक्शन की शुरुआत की है। आपने ही उन्हें लालच देके, आपने जब उन्हें सिखाना था कि न्यूट्रिशन मिलता है खाने से, हमारा अच्छा स्वास्थ्य रहता है, हम अच्छे हो सकते हैं, आपने मोबाइल थमा दिया है और आपने बोला कि बेटा आप 2 रोटी खाओगे तो उसके बाद आपको और मोबाइल में गेम्स खेलने को डाउनलोड कर देंगे। तो आपने वो लालच बढ़ाते गए, अब बच्चा टोटली डिपेंडेंट हो गया है उस एडिक्शन पे, एडिक्ट हो जाता है। और आप सिंपल सी आप चीज़ नोटिस करेंगे, आजकल आप लोग घड़ी भी हाथ में पहनना पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि समय देखने के लिए भी अब मोबाइल की ज़रूरत पड़ने लगी है। तो ये डिपेंडेंसी नॉर्मल इंसानों की इतनी ज़्यादा मोबाइल पे हो गई है, उसी वजह से आप अब देखेंगे कि ज़्यादा बच्चे एग्रेसिव हो गए हैं, ज़्यादा टीनेजर्स क्राइम की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि जितनी विकृतियाँ वो मोबाइल से ग्रैब करते हैं। क्योंकि मोबाइल ऐसी चीज़ है, आप जो मोबाइल पे रील्स देखते हैं, फेसबुक पे रील्स देखते हैं, वो आपको एक एड्रेनलिन रश देता है, आपको उत्तेजना देता है। तो आप उत्तेजना स्पोर्ट्स की जगह, अच्छी चीज़ों की जगह छोड़कर आप मोबाइल से लेना शुरू कर रहे हैं। तो डेफिनेटली सोसाइटी के लिए हार्मफुल मैसेज ही रहेगा हमेशा। सर अगर हम बात करें कोविड के समय की, कोविड के समय में जो बच्चे हुए थे उन्होंने बाहर की दुनिया बहुत कम देखी थी, क्योंकि घर के अंदर रहे, माँ बाप घर के अंदर थे, घर के अंदर का एक माहौल अलग बन गया था, माँ बाप भी स्ट्रेस में थे। तो उन बच्चों में कहीं ना कहीं देखा है कि एक मानसिक स्थिति जो है वो कहीं ना कहीं उनकी कमज़ोर अभी भी बनी हुई है। अभी भी कई ऐसे डेटा सामने आए हैं जिसमें कि जो बच्चे कोविड में हुए थे, जो घर से बाहर नहीं निकले, क्योंकि घर में भी उनने या तो टीवी देखा या मोबाइल चलाया है। तो क्या वाकई में ये जो घर का एक वातावरण होता है वो कैसा माता पिता को देना चाहिए कि बच्चा घर के अंदर भी रहे और मोबाइल का एडिक्ट भी ना हो? जो बर्थ कोविड के समय में थे, एक तो डिफ़िकल्ट समय रहा था सभी लोगों के लिए जी। क्योंकि डिफ़िकल्ट समय इसलिए था कि बहुत सारी फैमिलीज़ में मॉर्टेलिटी हुई थी, एक डिप्रेशन का माहौल था। जो खुशियाँ न्यूबॉर्न बेबीज़ को मिलती है आने के बाद फैमिली को, वो बहुत सारे लोग अचीव नहीं कर पाए थे। बहुत सारे लोगों ने अपने पेरेंट्स को खोया था। तो उसका असर डेफिनेटली इसलिए रहा था क्योंकि लोगों ने इमोशनली, फिजिकली, मेंटली हर जगह से, फाइनेंशियली भी टॉर्चर्ड हुए थे। तो अपब्रिंगिंग में इसलिए मैंने तो बताया था कि पेरेंटिंग लेवल बहुत ही ज़्यादा पुअर होता गया, क्योंकि पेरेंट्स रिकन्स्ट्रक्ट करने में थे कि हमारी जो फैमिली लाइफ, हमारी फाइनेंशियल स्टेटस जो ख़राब हुई है, अब उसको पहले रिबिल्ड की जाए। तो जो बेबीज़ बॉर्न हुए वो थोड़े से हेल्पफुल रहे, उनके परवरिश में बहुत सारी कमियां रह गई, पेरेंटिंग टाइम बहुत ज़्यादा रहा नहीं उनके लिए, और पेरेंट्स ने भी ये सोचा कि अभी कैसे भी करके अपना
फाइनेंशियल और फैमिली स्टेटस को इम्प्रूव किया जाए। जी। दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ें ये भी रही कि जो बड़े बच्चे रहे हैं, जो मैंने ऐसा ऑब्ज़र्व किया है कि जितनी ऑनलाइन क्लासेस रही थी वो ही एक एडिक्शन लेवल को बढ़ाने में बहुत ज़रा था। कुछ लोगों ने तो उस ऑनलाइन क्लासेस को बहुत सिंसियरली लिया था और कुछ लोगों ने उन ऑनलाइन क्लासेस को एक माध्यम बना लिया था कि किस तरह से अपन स्क्रीन टाइमिंग अपना बढ़ता जाए। पेरेंट्स को गलत बोलने लगे कि हम मोबाइल में होमवर्क रहता है, पेरेंट्स बोलते कि ठीक है मोबाइल में होमवर्क रहेगा, और फिर वो होमवर्क की जगह दूसरी चीज़ों में इन्वॉल्व होने लगे थे। तो काफ़ी कुछ कोविड के इफेक्ट से भी मोबाइल का एडिक्शन लोगों में रहा है उस पर। अगर डॉक्टर साहब हम बात करें बच्चों के अंदर होने वाली बीमारियों की, कितने प्रकार की बच्चों में बीमारियां होती हैं, और क्या ऐसी भी कोई बीमारी है जिनका बच्चों के अंदर उन बीमारियों का इलाज संभव नहीं है? ऐसे तो काफ़ी डिफ़िकल्ट क्वेश्चन, बट बहुत सारी कंजेनाइटल माल फॉर्मेशन रहते हैं नवजात शिशुओं में, जैसे कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़ होती हैं जिन्हें ट्रीट करना बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है क्योंकि नेचर ने ही उनको ऐसा बनाया होता है। कुछ एनबॉर्न एरर और मेटाबॉलिज्म्स होते हैं जो आपकी शरीर में केमिकल रिएक्शंस होते हैं, कुछ एंजाइम्स की डेफिशिएंसी होती है, तो वो डेफिशिएंसीज को पूरा करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है, उससे सर्वाइवल बहुत ही डिफ़िकल्ट हो गया है। फिर भी साइंस इज़ लाइक एंडलेस जर्नी, वी डोंट नो, अभी नए नए इन्वेस्टिगेशंस और इन्वेंशंस हो रहे हैं, काफ़ी कुछ ऐसी बीमारियों पे वर्कअप हो रहा है जो असाध्य है, बट अभी डेफिनेटली कुछ रेज ऑफ होप शुरू हुई है। जैसे सेरेब्रल पाल्सी के लिए आजकल हम मैरो ट्रांसप्लांट और ये सब चीज़ें कर रहे हैं, क्योंकि सेरेब्रल पाल्सी एक असाध्य बीमारी थी, बट डेफिनेटली आजकल अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं उसमें। थैलेसीमिया के लिए आप देख सकते हैं जिसमें हमें लाइफ टाइम ब्लड ट्रांसफ्यूशन रहता है, बट अभी कुछ मेडिकेशंस और कुछ ये मैरो ट्रांसप्लांट से कुछ बच्चे पूरी तरह से क्योर हो पाए। और जिस तरह से अभी हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी सिकल सेल के लिए जागरूक प्रोग्राम शुरू करा है एमपी में, अलीराजपुर डिस्ट्रिक्ट में, तो सिकल सेल भी एक ऐसी बीमारी जो असाध्य है, बट काफ़ी कुछ सप्लीमेंटेशन से और उसकी कुछ अलग ट्रीटमेंट से आजकल उनमें क्योर रेट बढ़ रहे हैं। सर, अगर हम रतलाम की बात करें तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में अभी रतलाम को आप कहाँ देखते हैं, कहाँ और आवश्यकता है सुधार की स्वास्थ्य के क्षेत्र में, रतलाम को लेकर अगर बात करें? जब 2009 में जर्नी शुरू किया था तो रतलाम वॉज वेरी बैकवर्ड, मतलब मैंने जब पेशेंट देखना शुरू किए थे तो हर सेकंड पेशेंट यहाँ से रतलाम से बाहर ट्रांसफ़र हो जाता था, बट फॉर्चुनेटली अब मैं इतना खुश हूँ कि हर सेकंड पेशेंट रतलाम से बाहर से अब रतलाम में आता है। वी हैव गॉट वेरी गुड ड्रेनेज बिकॉज ऑफ मेडिकल कॉलेज, नीमच, मंदसौर, निमाड़ा, कई जगह से अब रतलाम में लोग ट्रीटमेंट के लिए आ रहे हैं। रतलाम एक प्रॉपर हब बन चुका है मेडिकल के लिए। वी हैव सुपर स्पेशलिटी डिपार्टमेंट रतलाम में, अब यूरो सर्जन से, कार्डियक सर्जन से, तो पेशेंट्स की सुविधाएं बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई हैं, पेशेंट का ट्रस्ट बढ़ गया है। पहले मैं फील करता था कि पेशेंट्स हम पे ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनको ऐसा लगता था कि हमारे पास बैकबोन नहीं है, बट अब रतलाम को उन्हें ऐसा फील होता है कि जब वो बाहर से देखकर रतलाम में आते हैं कि वही सुविधा हमें अफोर्डेबिलिटी कॉस्ट पे और ज़्यादा बेटर तरीके से मिल जाती है, तो उनका डेफिनेटली ट्रस्ट बढ़ा है। और डेफिनेटली गवर्नमेंट की जो प्रोग्राम्स है जो चिकित्सा को लेके है रतलाम में, जो मेडिकल कॉलेज का डेवलपमेंट है, एक बहुत ही एडवांस स्टेट में हम कुछ दिनों में पहुंच जाएंगे। रतलाम में बहुत ही जल्दी बहुत सुपर स्पेशलिटी, मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल भी स्टार्ट होने वाले हैं, इनकी पाइपलाइन में प्रोग्राम है, और अभी जो वर्किंग कर रहे हैं वो भी किसी सुपर स्पेशलिटी से कम नहीं है।